अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 9.3, जिसमें हमने बेसिकली इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। और इस सवाल में भी बिल्कुल उसी तरह करना है। एफ सोल्डे नाम के एक पर्सन के लिए हमें जो है 30 अप्रैल 20x7 तक की इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है नीचे दिए हुए ट्रायल बैलेंस के डेटा को यूज़ करके। इसमें जो 9 चैप्टर में जो नए कॉन्सेप्ट आए थे, कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ड्स और रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न आउटवर्ड्स, वो मैं आपको पूरा वीडियो 9.1 में बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। अगर आपको वो समझना है कि वो क्या चीज़ होती हैं और कहाँ लिखी जाती हैं तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ये सवाल 9.4 शुरू करते हैं और देखते हैं ये सवाल किस तरह सॉल्व होता है। The following trial balance was extracted from the books of F. Sorley on 30th April 20x7 from it and the note about stock. Prepare his trading and profit and loss account for the year ended 30th April 20x7 and a balance sheet as a dead date. तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और हमारे को इसका बैलेंस शीट बना के देनी है। डेटा हमारे पास नीचे गिवन है जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक्स भी है, क्लोजिंग स्टॉक्स भी है। तो इसी के जैसे मैंने जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तैयार करके रखा है। सबसे पहले हमारे पास आती है सेल्स कितने में हमने वो प्रोडक्ट पूरा बेचा है। तो सेल्स की हमारे पास वैल्यू दी हुई है सबसे पहली 2,10,420 पाउंड, 2,10,420 पाउंड। अगर क्या यहाँ पर कोई ऐसे सामान है जो बेचने के बाद वापसी आया हो यानी कि रिटर्न इन्वर्स हुआ हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4,900 पाउंड। तो 4,900 पाउंड में यहाँ पे रिटर्न इन्वर्स में लिख दूंगा। और चूँकि वो माल हमारे पास वापसी आ गया है तो वो हमारे प्रॉफिट में नहीं आएगा क्योंकि वो उसके पैसे अब हमारे पास ही हैं, क्योंकि वो पैसे जो हैं हमने उसको रिटर्न कर दिए होंगे कस्टमर को, तो वो पैसे हम डिडक्ट कर देंगे अपने सेलिंग प्राइस में से। तो अब हमारे पास जो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके जो वैल्यू आई है वो आई है $2,05,520 या पाउंड। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि हम माइनस करेंगे सेल्स में से। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमें देखना होता है क्या कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री दी हुई है यानी कि कोई ऐसा स्टॉक जो महीने के शुरू में पड़ा हुआ था। तो स्टॉक फर्स्ट में 20x6 का इन्होंने दिया हुआ है। जब जिस साल में हमने शुरू किए, जिस पूरे साल की हम ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस वक्त ये स्टॉक पहले से मौजूद था जो जिसकी वैल्यू थी 9,410 पाउंड। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9,410 पाउंड। उसके बाद परचेजिंग प्राइस, जो आपने सामान बेचा है उसको ख़रीदा कितने में था, तो वो ख़रीदने वाली वैल्यू ये रही परचेजेस में लिखी हुई है 1,08,680 पाउंड, 1,08,680 पाउंड। ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, तो ये हम ऐसा कोई सामान जो हमने परचेज़ किया था और हमने किसी वजह से उसको रिटर्न कर दिया है तो उसकी वैल्यू ये रही 3,720 पाउंड। वैल्यूज़ बिल्कुल गौर से देखिएगा, देख के लिखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी 19-20 हो जाती है ना तो आंसर में फ़र्क आ जाता है और बिला वजह सवाल भी गलत हो जाता है और आपका बिज़नेस का भी पता नहीं चलता कि सही है या नहीं। तो हमारे भी कभी वीडियोस में काफ़ी आ जाती हैं प्रॉब्लम्स के ना, पीछे कोई एक आध वैल्यू छूट जाती है तो उस वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। तो वैल्यूज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कौन सी वैल्यूज़ कहाँ आएंगी और क्या लिखी हुई है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री जो कि हमारा स्टॉक होता है जिस साल के एंड में हम बना रहे हैं उस वक्त बचा हुआ स्टॉक कितना है आपके पास, तो वो है 11,290 जो कि हम डिडक्ट कर देंगे क्योंकि अभी वो पड़ा हुआ है स्टॉक, तो उसकी वैल्यू हम अभी काउंट नहीं करेंगे अपने। कैरेज इनवर्स यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो परचेज हमने माल किया था किसी सप्लायर वगैरह से, जब वो माल भेजेगा तो वो उसका जो आने का खर्चा होगा वो होता है कैरेज इनवर्स, तो वो हमें पे करना पड़ता है। तो वो कैरेज इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 840 पाउंड, 840 पाउंड। तो अब आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो मेरे पास आई है परचेज में ओपनिंग बैलेंस को प्लस करके, रिटर्न को माइनस करके, क्लोजिंग को माइनस करके, कैरेज को प्लस करके, वो आई है 1,03,920 पाउंड, जिसमें को हमने सेल्स में से माइनस कर दिया है। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास प्रोडक्ट का बेचने के बाद आया है वो आया $1,1600 या पाउंड। तो अब हमें इसका नेट प्रॉफिट निकालना है कि वो अमाउंट निकालनी है जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए।
उसके लिए हमारे को सारे एक्सपेंसेस लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं कैरेज आउटवर्ड्स लिख लेता हूँ, क्योंकि ये पहले वाली वीडियो में भी रह गया था। कैरेज आउटवर्ड्स यानी वो चार्ज जो आप किसी कस्टमर को कोई पार्सल वगैरह भिजवाते हैं तो जो डिलीवरी फ़ीस होती है वो आप देते हैं, क्योंकि जब आप कस्टमर से लेते हैं वो तो आप उसकी पेमेंट के साथ ही ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो डिलीवरी वालों को होता है वो तो आप देते हैं, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। तो कैरेज आउटवर्ड्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1115 पाउंड। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, ये भी आपका एक्सपेंस है। सैलरीज वगैरह आपके एम्प्लॉयज़ की हर महीने आपको देनी होती है। सैलरीज एंड वेजेस, इसकी वैल्यू है आपके पास 41,800। उसके बाद अगला आपके पास दिया हुआ है मोटर एक्सपेंस, जो कि है 912। मोटर एक्सपेंस, मोटर का एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है 912। उसके बाद आपके पास दी हुई है रेंट। रेंट की वैल्यू है 6,800, तो रेंट भी आपका एक एक्सपेंस है, 6,800 रेंट। उसके बाद आपके पास है सनड्राई एक्सपेंसेस, जो कि है 318। सनड्राई एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू थी 318। क्या कोई और एक्सपेंस हमारे पास बाकी है? मोटर व्हीकल, फिक्सचर, ये सारे एसेट हैं। डेप्टर्स भी एसेट है, क्रेडिट लायबिलिटी है, कैश वगैरह ये भी एसेट है। तो अब कोई हमारे पास एक्सपेंस बाकी नहीं रहा। एक्सपेंसेस सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5,945 पाउंड। तो जब हम इन एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो आया है वो आया है 50,655 पाउंड। ये वो पैसा है जो आपका प्रॉफिट है, आपकी बिजनेस में से जनरेट हुआ है, या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप कुछ भी ले सकते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, जो भी। तो अभी ये जो नेट प्रॉफिट आया ये हमारा बैलेंस शीट में यूज़ होगा एज़ यूजुअल। ये कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर भी मैंने रेडी रखा है, जिसमें सबसे पहले करंट एसेट्स लिखे जाते हैं हमेशा। तो करंट एसेट्स हम अपने ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेते हैं कौन से हैं। तो करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले तो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक आ जाता है। तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन दोनों की वैल्यूज़ भी चेक कर लेते हैं क्या दी हुई है। कैश इन हैंड की वैल्यू है 240 और बैंक की है 4,100। 240, 4,100। उसके 240, 4,100। उसके बाद आपके पास होता है स्टॉक, जो कि हमारे पास गिवन था। स्टॉक यानी इन्वेंट्री आपकी जो रह जाती है वो थी 11,290। 11,290। उसके बाद आपके पास डेप्टर्स आते हैं। डेप्टर्स, तो डेप्टर्स वो होते हैं जिन्होंने आपसे कर्ज लिया हुआ होता है, वो आपको पे करते हैं बाद में। तो डेप्टर्स की वैल्यू है 23,200 पाउंड। 23,200 पाउंड। तो ये आपके आ गए फाइनल टोटल करंट एसेट्स, जो कि है 38,830 पाउंड। फिक्स्ड एसेट हमारे पास जो 12 महीने से ऊपर वाले होते हैं, जो हमारे पास रखे रहते हैं, उसमें मोटर व्हीकल्स आ जाते हैं। मोटर व्हीकल्स की वैल्यू है आपके पास 14,400। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोटर व्हीकल्स 14,400। उसके बाद क्या कोई और हमारे पास ऐसे दिए हुए हैं? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है हमारे पास फिक्स्ड एसेट में। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, इसकी वैल्यू मैंने नहीं देखी। वैल्यू क्या थी? 912 पाउंड इसकी फिक्सचर्स एंड फिटिंग की वैल्यू है। तो हमारे पास जो एक साइड एसेट वाला साइड आया है वो आया है 54,142 पाउंड। अब हमारा राइट साइड भी इसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, सवाल को बिल्कुल करेक्ट होने के लिए और हमारे बिजनेस को बिल्कुल चौकन्ना होने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट होने। सबसे पहले मैं यहाँ पे आंख बंद करके क्रेडिटर्स लिख लेता हूँ, क्योंकि क्रेडिटर्स तो होंगे ही होंगे आपके लाइबिलिटीज़ में। तो ऊपर चल के देखते हैं क्रेडिटर्स ये दिए हुए, जिसकी वैल्यू है 14,100 पाउंड। क्या कोई और हमारे पास लाइबिलिटी गिवी है? नोट पेबल वगैरह टाइप की कोई शॉर्ट लाइबिलिटी वगैरह, ऐसी कोई लाइबिलिटीज़ हमारे पास गिवन नहीं है। और तो अब हमारे पास इनिशियल कैपिटल जो कि है 18,827। इनिशियल कैपिटल 18,827 इनिशियल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ड्राइंग, वो पैसा जो आपने अपने बिजनेस में से
अपने बिजनेस अकाउंट में से आपने निकाले होते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या किसी भी XYZ काम के लिए। 29,440 इसकी वैल्यू है, 29,440। और उसके बाद आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपके पास है 50,655, 50,655। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे ही मैंने नेट प्रॉफिट डाला, नेट प्रॉफिट आपका ऐड होता है, ड्राइंग आपका माइनस होता है। मैंने यहाँ पे शो नहीं कराया, ये माइनस आपको शो कराना पड़ता है। पॉजिटिव वाले आप शो नहीं कराते, पॉजिटिव वाले को डायरेक्ट लिख देते हैं, वो खुद ही समझ जाते हैं कि ये ऐड हो रहे हैं। लेकिन जो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उनके पीछे आपको या तो लेस लिखना पड़ता है, LESS कॉलन करके, या फिर आपको इस तरह ब्रैकेट में माइनस शो कराना पड़ता है। या फिर अगर आप चाहें तो ड्राइंग की जो वैल्यू होती है, जैसे कि ये वाली वैल्यू है 29,440, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अकाउंटिंग्स में ब्रैकेट्स मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्ट। तो अब आप देख सकते हैं दोनों साइड आपकी इक्वल आ चुकी है, 54,142 पाउंड्स। तो हमारा सवाल, हमारा बिजनेस दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। पहली बारी में हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। तो मैं आपको एक दफ़ा सवाल का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन था। एफ सोल्डे के लिए हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई है। ये इसकी इनकम स्टेटमेंट है एफ सोल्डे की। तो इसका नेट प्रॉफिट ये आया था 50,655। उसके बाद ये फॉर्मूलाज हैं कुछ बेसिक जो हमने पहले यूज़ किए थे, और ये बैलेंस शीट है आपके पास। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है हम मिलेंगे 9.4A में, जो कि आई गेस थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।